फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ शुरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड में प्रथम प्रश्न पत्र में अमेरिका की संघ व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। संघीय व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था वह शासन है जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया जाता है। यहाँ पे यानी दोहरी सरकार होती है और दोनों सरकारों को जो शक्तियाँ हैं वो संविधान के द्वारा प्राप्त होती हैं, न कि केंद्र सरकार के द्वारा। इस कारण संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सरकारें दोहरी होती हैं, उनको संविधान के द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है। अमेरिका विश्व का वह पहला देश है जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम 1787 में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। तो अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश था। अमेरिका में जो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, संविधान का निर्माण किया गया था, जिसके अंतर्गत उस समय अमेरिका संघ में 13 इकाइयाँ शामिल थी। अमेरिका की इकाइयाँ लंबे समय से अलग रहने के कारण उनमें एक तरफ तो सत्ता के प्रति मोह था जिसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, दूसरी तरफ वो जो ब्रिटेन के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसके बाद उनमें ये बात था कि ब्रिटेन या यूरोप का जो अन्य देश है उनको वापस अधीन कर सकता है। इस कारण वो एक होकर शक्तिशाली होना भी चाहते थे या एक होकर उनका मुकाबला भी करना चाहते थे। तो अमेरिका के जो ये राज्य थे ये सत्ता अपनी अलग भी रखना चाहते थे, साथ ही वो शक्तिशाली होकर उन आक्रमणों का सामना भी करना चाहते थे। तो ये केवल संघात्मक शासन व्यवस्था में ही संभव था। अमेरिका विशाल जनसंख्या और क्षेत्रफल होने के कारण वहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया नहीं जा सकता था, तो इस कारण भी वहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अमेरिका में प्रारंभ में 13 इकाइयाँ इसमें शामिल थी, धीरे धीरे नई नई इकाइयाँ इसमें शामिल होती गई और वर्तमान में अमेरिका जो संघ है उसमें 50 राज्य सम्मिलित हैं। अमेरिका ने संघात्मक शासन अपनाकर न केवल तत्कालीन समस्याओं का हल किया, बल्कि अमेरिका को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाकर अपने को सफल और उपयोगी सिद्ध किया। हम अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है उसमें संघीय तत्वों का निम्न प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। उनमें मुख्य रूप से ये संघीय तत्व या विशेषताएं हैं अमेरिका के संविधान में पाई जाती हैं। पहला है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रभुत्व शक्ति का दोहरा उपयोग किया जाता है। साधारणतः संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रभुत्व शक्ति का केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अमेरिका संघ में भी प्रभुत्व शक्ति का जो प्रयोग है वो केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा इसका किया गई है और दोनों सरकारों को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा दोनों जो सरकारें हैं केंद्र और राज्य वह अपने क्षेत्र में कार्य के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी इसकी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ये विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। अमेरिका संविधान के द्वारा भी केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में केंद्र और राज्यों की जो सरकार हैं उनके मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अमेरिका में जो शक्ति विभाजन के लिए जो सिद्धांत अपनाया गया है उसमें शक्ति व विभाजन का गणना व अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया है। इस गणना और अवशेष के सिद्धांत होता है इसमें किसी एक सरकार की, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, एक सरकार की शक्तियों को गिना दिया जाता है, बाकी जो अन्य बची हुई शक्तियाँ हैं वो दूसरे पक्ष को सौंप दिया जाता है। अमेरिका में केंद्र सरकार की शक्तियों की गणना की गई है और जो अवशेष शक्तियाँ यानी बाकी जो सभी शक्तियाँ हैं वो राज्यों को प्रदान की गई है। तो अमेरिका में शक्तियों का जो विभाजन है वो गणना व अवशेष के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। अमेरिका में शक्तियों के विभाजन के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के लिए निश्चित शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है कि ये इन शक्तियों का प्रयोग है इस सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पे शक्तियों के विभाजन के साथ साथ निश्चित शक्तियों का उल्लेख भी दोनों सरकारों के मध्य किया गया है। अमेरिका में जो केंद्र सरकार से संबंधित या जो संघ व्यवस्था से संबंधित मामले हैं वो केंद्र को सौंपे गए हैं, जबकि जो राज्यों से संबंधित मामले हैं वो
राज्य सरकारों को उनसे संबंध में शक्तियाँ दी गई हैं। अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका के संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। संविधान है वो सर्वोच्च कानून है तथा राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय, संघ की इकाइयाँ, राज्य सभी इसके अधीन है और किसी भी इकाई या पक्ष के द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। सभी संस्थाएं और व्यक्ति वो संविधान के अधीन है। अगली विशेषता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अमेरिका में साधारणतः संघात्मक शासन व्यवस्था में अपनाया जाता है कि जो न्यायालय होता है वो सर्वोच्च और स्वतंत्र होता है। यानी अमेरिका में भी न्यायपालिका सर्वोच्च और स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय अगर मान लो संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं, राज्य सरकार के कानून और कार्यों को अगर उनको लगता है कि ये संविधान के प्रतिकूल हैं तो न्यायपालिका के द्वारा उनको अवैध घोषित या रद्द किया जा सकता है। तो इस प्रकार अमेरिका में जो न्यायपालिका है उसकी सर्वोच्चता है। अगला है दोहरी नागरिकता। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि इसमें नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था की ये विशेषता अपनाई गई है। अमेरिका में प्रत्येक नागरिक को दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है, जबकि दूसरी नागरिकता उसे उस राज्य की प्राप्त होता है जिस राज्य में वह व्यक्ति निवास कर रहा होता है। तो दोहरी नागरिकता वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है। अगला संघात्मक शासन व्यवस्था का सिद्धांत है या विशेषता है कि संघीय व्यवस्था के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है। अमेरिका में साधारणतः संघीय शासन व्यवस्था में ये होता है कि जो द्वितीय सदन होता है व्यवस्थापिका का, उसमें सभी संघ राज्य के जो राज्य होते हैं उनको समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, न कि जनसंख्या के आधार पे। अमेरिका में भी जो प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा, उसमें तो सभी राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि जो द्वितीय सदन है सीनेट, उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी उसमें अमेरिका में 50 राज्य हैं संघ में, प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है सीनेट में। टोटल जो संख्या है सीनेट की वो 100 है। अमेरिका के किसी भी राज्य को उसकी अनुमति के बिना उससे सीनेट में प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी उसकी बिना अनुमति के किसी भी राज्य को प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। तो द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व वहाँ पे दिया गया है। अगला है जो ये प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, ये संघात्मक शासन व्यवस्था का गौण लक्षण माना जाता है। अगला है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता व अनुल्लंघनीयता। संघात्मक शासन व्यवस्था में ये व्यवस्था होती है कि जो राज्य होते हैं वो उनकी प्रादेशिक अखंडता रहती है और उनको यानी तोड़ा या दूसरे राज्य में मिलाया नहीं जा सकता। अमेरिका के संविधान में भी ये व्यवस्था की गई है कि कांग्रेस है वो नवीन राज्यों को तो प्रवेश दे सकती है, यानी अमेरिका संघ में नए जो राज्य हैं उनको प्रवेश दे सकती है, किंतु वह नए राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं होगा। यानी दूसरे राज्य है उसका क्षेत्रीय अधिकार का स्थापित नहीं होगा नए राज्य, और नई व 2 या 2 से अधिक राज्यों या उसके भागों को मिलाकर उन राज्यों के विधानमंडल और कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यानी अमेरिका में अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों या कुछ राज्यों का भाग मिला के नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए आवश्यक है कि उस राज्यों की विधानमंडल से सहमति, कांग्रेस से सहमति, बिना उसकी सहमति से नए राज्य का निर्माण है वो नहीं किया जा सकता। तो ये अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है उसकी विशेषताएं थी। संघीय शासन की इस विशेषताओं के अतिरिक्त अमेरिका में संविधान संशोधन में भी संघ की जो इकाइयाँ हैं उसको महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है कि संविधान संशोधन की जो पुष्टि की जाती है वो इन इकाइयों के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अमेरिका में जो राज्य हैं उनका अपना अलग संविधान है। शर्त यह है कि वो जो संघ के संविधान है उसके विपरीत नहीं होने चाहिए या उसके विरुद्ध नहीं होने चाहिए। तो अमेरिका में राज्यों का भी अपना अलग संविधान है, संघ का भी संविधान है। तो इस तरह अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अब है निहित शक्तियों का सिद्धांत है।
अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें एक सिद्धांत है निहित शक्तियों का सिद्धांत, जो संघात्मक शासन व्यवस्था को कार्य रूप में परिणित किया गया तब अस्तित्व में आया है। अमेरिका का संविधान चूँकि बहुत संक्षिप्त है, अमेरिका का संविधान एक सीमित है, उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, तो उसमें केवल महत्वपूर्ण बातों का ही या कार्यों का ही उल्लेख किया गया है। तो उसमें ऐसी शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया कहीं जिसका प्रयोग किए बिना न तो संघ अपने उत्तरदायित्व पूरा कर सकता है और न ही वह संघीय व्यवस्था को बनाए रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में संघीय शासन के द्वारा इस धारणा को अपनाया गया है कि संविधान द्वारा सौंपी गई शक्तियों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों को इस आधार पर अपने हाथ में लिया जा सकता है कि ये शक्तियाँ संविधान में दी गई मूल शक्तियों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक है, तो इसे निहित शक्तियों का सिद्धांत कहा जाता है। यानी जो संघीय सरकार है या जो संघीय शासन है, अब उसको अगर अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उन शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है जो संविधान के द्वारा उसे नहीं प्रदान किए गए हैं या संविधान उस संदर्भ में मौन है, तो उन शक्तियों का प्रयोग भी संघीय शासन के द्वारा किया जा सकता है। इसे ही शक्तियों का निहित सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि जो केंद्र सरकार या जो संघीय सरकार है उसको अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए उन शक्तियों का प्रयोग है वो आवश्यक होता है। इस कारण इसको निहित शक्तियों का सिद्धांत कहते हैं। निहित शक्तियों का जो सिद्धांत है वो संविधान या कानून के अंतर्गत कहीं भी नहीं है, बल्कि इसका विकास परंपरा के आधार पर हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई है। अब है संघीय केंद्रीकरण। अमेरिका का जो संविधान लागू किया गया था 1787 में, उस समय अमेरिका संघ को या अमेरिका में केंद्र सरकार को बहुत कम सीमित शक्तियाँ प्रदान की गई थी, लेकिन वर्तमान में या धीरे धीरे केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हुई और वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो प्रभावशाली है और उसकी शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो उसकी जो शक्ति में वृद्धि हो रही है उसके निम्न कारण है जिसके कारण अमेरिका की जो संघीय सरकार है या जो केंद्र सरकार है उसकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है। पहला है बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। अमेरिका का जो संविधान है उसके लागू होने के बाद अमेरिका की शासन व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इनमें कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। उस समय अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था, वर्तमान समय में एक अमेरिका औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्र है। वह विश्व में प्रमुख या प्रभावशाली देश है, एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ है। तो इन बदली हुई परिस्थितियों के कारण जो केंद्र सरकार है या जो राष्ट्रीय सरकार है उसकी शक्तियों में परिवर्तन हुआ है और उसकी जो शक्तियाँ हैं उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि अमेरिका वर्तमान समय में विश्व राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाता है। उसकी स्थिति में परिवर्तन आया है जिसके कारण केंद्र सरकार है वो शक्तिशाली हुई है। दूसरा कारण है गृह युद्ध। अमेरिका में 1861 से 65 के बीच गृह युद्ध हुआ था। तो इस गृह युद्ध के समय ये बात स्पष्ट हो गई कि अमेरिका संघ से कोई भी राज्य है वो अलग नहीं हो सकता, जिसके कारण जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। निहित शक्तियों का सिद्धांत और न्यायिक निर्णय। तीसरा जो कारण है, निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण भी अमेरिका संघ सरकार की या केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है, क्योंकि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को वो शक्तियाँ प्राप्त हो गई जो संविधान के द्वारा या तो मौन थी या संविधान के द्वारा किसी को नहीं सौंपी गई थी। तो और समय समय पे न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णयों के कारण भी अमेरिका जो संघीय शासन है या जो संघीय सरकार है उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। अगला विशेषता है सहायता अनुदान। अमेरिका संघ के प्रारंभ के समय जो राज्य थे वो आत्मनिर्भर थे और जो अमेरिका संघ के द्वारा जो सहायता दी जाती थी वो बहुत सीमित थी और वो बिना शर्त के दी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे जो केंद्र सरकार या संघीय सरकार के द्वारा राज्यों को जो सहायता दी जा रही है उस सहायता की राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है और यह सहायता केंद्र सरकार के द्वारा शर्त के साथ दी जाती है, जिसके कारण जो वित्तीय निर्भरता है उसकी केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता बढ़ी है और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण है वो अधिक हुआ है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका
था वो यूरोप की जो महाद्वीपीय राजनीति थी उससे अलग था। लेकिन द्वितीय युद्ध के समय अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय भाग लिया उसमें, और वह एक महाशक्ति के रूप में उभरा। इसके बाद शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध संघर्ष चला था। तो बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण भी अमेरिका में जो केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हैं उसमें वृद्धि हुई है। अगला है केंद्र के प्रति जनता का परिवर्तित दृष्टिकोण। अमेरिका का जब संविधान लागू किया गया था तब जो जनता थी या जो लोग थे उनका राज्यों के प्रति अधिक मोह था या राज्यों के प्रति अधिक लगाव था। लेकिन धीरे धीरे केंद्र सरकार के द्वारा जो संघात्मक शासन व्यवस्था लागू होने के बाद जो संकट अमेरिका के सामने आए उन संकटों में केंद्र सरकार ने बखूबी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ और केंद्र सरकार के प्रति उनका दृष्टिकोण बदला और केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई। संघात्मक शासन की केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है या केंद्रीकरण के कारण कई पक्षों के द्वारा ये कहा गया कि जो केंद्र सरकार है वो खतरे में है या वो जो राज्यों की शक्तियां हैं वो कम हो गई हैं और अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था संकट में पड़ गई है। लेकिन संघ शासन में जो संघात्मक शासन के केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वो अमेरिका में ही नहीं है बल्कि विश्व के अन्य संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में भी हो रही है। वहाँ पे भी केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान समय में सहयोगी संघवाद का विकास हो रहा है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा आपस में सहयोग के आधार पर कार्य किया जाता है। तो ये केंद्रीकरण हो रहा है संघ का, ये बहका विषय नहीं है बल्कि ये समस्याओं का जो समाधान है या दोनों पक्षों के द्वारा सहयोग के आधार पर शासन का संचालन किया जा रहा है। धन्यवाद।